हम अपने, आप जानते हैं, सामाजिक कल्याण, जन उन्मुख उपायों, फिर विकास, राज्य के ढांचागत विकास में सुधार कर रहे हैं। हम बीजेपी को एक और राजनीतिक पार्टी नहीं मानते हैं। ये एक पार्टी है लोगों को विभाजित करने के एक बहुत ही जहरीले राजनीतिक कार्यक्रम के साथ। केरल में एलडीएफ का जारी रहना हमारे देश के भविष्य के लिए है। खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बस लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आगे आपका एक व्यस्त कार्यक्रम है, काफ़ी गर्मी है। केरल क्लाइमेट हमेशा, खासकर इस समय, ऐसा सहनीय। हाँ, तो वे सर्दियों में चुनाव क्यों नहीं करा सकते? वह है। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। हाँ। अब मुझे बताइए, पिछली बार एलडीएफ को फिर से चुना गया था क्योंकि 50 साल बाद हर कोई अंदर बाहर होता रहता था। पहली बार वही पार्टी फिर से चुनी गई। एक, ऐसा क्यों हुआ? और दो, लेकिन तब से हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में आपका वोट बहुत ज्यादा गिर गया और आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो एक, आपने फिर से इलेक्शन में बहुत अच्छा किया, लेकिन अब संकेत चिंताजनक हैं। आप इन दोनों को कैसे मैच करते हैं और आप इसका मुकाबला करने की योजना कैसे बनाते हैं? केरल के लोगों के समर्थन से, क्योंकि वे देखते आ रहे हैं कि एलडीएफ सरकार ने कैसा प्रदर्शन किया है, न केवल पिछले 10 सालों से बल्कि पिछले 5 सालों से। हम अपने, आप जानते हैं, सामाजिक कल्याण, जन उन्मुख उपायों, फिर राज्य के विकास, ढांचागत विकास में सुधार करते रहे हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा वगैरह पर पारंपरिक ध्यान और अधिक ध्यान दे रहे हैं। और मुझे यकीन है आज से 5 साल बाद हम फिर से इस पर चर्चा कर रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि आप तीसरी बार आप जीते। मैं यही उम्मीद करता हूं। लेकिन आपने स्थानीय निकाय चुनावों में खराब प्रदर्शन क्यों किया? स्थानीय निकाय चुनाव, इसलिए कई कारक हैं। ऐसा ही एक कारक हमारी ओर से अति आत्मविश्वास था। प्रदर्शन और कल्याणकारी उपायों के साथ जिन्हें हमने स्थानीय निकाय इलेक्शन से, आप जानते हैं, कुछ महीने पहले बढ़ाया था। फिर कुछ अभियान, कुछ पैरोडी गीत जो सीपीआईएम और उसके नेतृत्व को सबरीमाला सोने की चोरी की घटना में कुछ समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ठीक है। इस पैरोडी गीत के माध्यम से क्या हो रहा था, हम उसका अंदाजा और आकलन नहीं कर पाए। तो इन सब ने मिलकर, आप जानते हैं, हमें एक तरह से एक अप्रत्याशित, आप जानते हैं, झटका दिया। तो हम इस पर पर्दा नहीं डालेंगे। हम ये सफाई लेकर नहीं आते कि ये कोई झटका नहीं था। हमने उनकी बहुत गंभीरता से जांच की है और हमने सुधारात्मक उपाय किए हैं। ठीक है, लेकिन आम इलेक्शन में और इस इलेक्शन में, नगर पालिका या स्थानीय चुनावों में, दक्षिण और मध्य दोनों क्षेत्रों में आपने भाजपा के हाथों अपना समर्थन खो दिया है, या ऐसा लगता है कि भाजपा को फायदा हुआ है और आप नीचे आए हैं? तो भाजपा आपके लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, केरल के कुछ क्षेत्रों में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को लेकर हम वाकई चिंतित हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम कोई निगम या कोई, आप जानते हैं, स्थानीय निकाय हार रहे हैं, लेकिन हम भाजपा को एक और राजनीतिक पार्टी नहीं मानते। यह एक पार्टी है जिसका लोगों को बांटने का एक बहुत ही जहरीला राजनीतिक कार्यक्रम है, जिसे हम देश के हर हिस्से में देख रहे हैं। और यहाँ सांप्रदायिक भाजपा से खतरे का ध्यान रखने में केरल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मुझे बहुत गंभीरता से लगता है कि भाजपा और गैर वामपंथी राजनीतिक दलों, विशेषकर यूडीएफ के बीच कुछ गुप्त सौदेबाजी हुई थी। कोल्लम मेरा अपना गृह जिला है और यह वामपंथियों का गढ़ है। यूडीएफ वहां जीत गया। त्रिवेंद्रम में भाजपा कॉरपोरेशन में सुधार करने की कोशिश कर रही थी और कई सीटें जहां यूडीएफ के हमारे अन्य दोस्तों के समर्थन, कुछ वोटों के हस्तांतरण के बिना भाजपा नहीं जीत पाती, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी। उदाहरण के लिए, त्रिवेंद्रम जिले से 10 साल पहले भाजपा का एक विधायक था, आप समझिए। और अगर आप सिर्फ मतदान पैटर्न के आंकड़ों को देखें तो यह बहुत स्पष्ट है कि कैसे यूडीएफ द्वारा मैदान में उतारे गए बहुत कमज़ोर कैंडिडेट
और यूडीएफ से भाजपा को वोटों के हस्तांतरण ने उसकी मदद की। फिर पिछले विधानसभा इलेक्शन के दौरान पिनाराई विजयन ने घोषणा की कि हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा का खाता बंद करने जा रहे हैं और वर्तमान शिक्षा मंत्री शिवनकुट्टी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गए। इसी तरह त्रिचुर में भाजपा का वहां एक लोकसभा सदस्य है, वह कांग्रेस की सिटिंग सीट थी। कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन की तुलना में 1 लाख वोट खो दिए और भाजपा कैंडिडेट 75,000 के मेजॉरिटी से जीत गया। और एलडीएफ, आप स्वाभाविक सवाल पूछेंगे, मैं आपको बता सकता हूं। एलडीएफ ने अपनी वोटिंग, आप जानते हैं, ताकत 16,000 वोटों से बढ़ाई। तो ये हो रहा है। तो कई जगहों पर भाजपा का सुधार इस वोट हस्तांतरण के कारण है। स्वेच्छा से ये कोई व्यवस्था हो सकती है, ये विभिन्न अन्य कारकों के कारण हो सकता है। मैं तुरंत यह स्वीकार करूंगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम चिंतित हैं कि हमारा कुछ प्रभाव भी भाजपा की ओर स्थानांतरित हो रहा है। लेकिन देखिए, सबरीमाला के पास एक नगर पालिका है पंथलम। इसे 5 साल पहले भाजपा ने जीता था। इस बार हमने इसे भाजपा से छीन लिया और यह सीपीएम के नेतृत्व वाला मोर्चा है। तो हम सीपीएम हर जगह भाजपा से लड़ रही है, लेकिन यूडीएफ के साथ ऐसा नहीं है। और हाल ही में मैं इस हिस्से का समापन करूंगा। आपने सुना, हम सब जानते हैं कि हमने को खो दिया। कुनिकिन्नन एक भारी भरकम राजनीतिक हस्ती। 1991 में जब उन्होंने वडकरा से लोकसभा चुनाव लड़ा तो भाजपा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साझा कैंडिडेट एडवोकेट रत्न सी थे। लेकिन कुनिकिन्नन सीपीएम के समर्थन से वे हराने में सक्षम थे। उसी 1991 इलेक्शन में कालीकट में एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह वीएचपी नेता और आरएसएस के आदमी डॉ थे। माधवन कुट्टी, जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और बीजेपी के सीपीएम कैंडिडेट टी के खिलाफ साझा कैंडिडेट थे के हमसा। हमने उन्हें हराया और टी के हमसा जीत गए। तो जहां कहीं भी ये अंदरूनी साठगांठ खुली है, हम उन्हें हरा पाते हैं। तो इस विधानसभा इलेक्शन में भी मुझे बार बार, आप जानते हैं, शक होता है कि कुछ ऐसा ही होगा या नहीं। हम चुनावी नक्शे को देखते आ रहे हैं और ये दिखाता है कि जिन क्षेत्रों में हिंदू मजबूत हैं वहां सीपीएम अच्छा प्रदर्शन करती है। जहां मुसलमान और ईसाई मजबूत हैं वहां सीपीएम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है। ये सिर्फ आंकड़े हैं। फिर हमने 2 बड़े सर्वेक्षण किए और उसमें पता चला कि शायद आपके ये चुनाव लॉस का एक बड़ा कारण ये है कि ईसाई और मुसलमान एलडीएफ की तुलना में यूडीएफ को अधिक वोट दे रहे हैं और आपका समर्थन मुख्य रूप से हिंदुओं से आ रहा है और उनमें से कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, जैसे उच्च जाति के हिंदू पालक बदल रहे हैं। पिछली बार 2024 के लोकसभा में बहुत से लोग बीजेपी में चले गए। तो आप मुसलमानों और ईसाइयों के मामले में क्यों पिछड़ रहे हैं? और क्या यह चिंता की बात है कि हिंदू भी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, आमतौर पर कुछ चुनावों में एक समान ट्रेंड सामने आया, लेकिन हाल ही में हुए स्थानीय निकाय इलेक्शन में भी मैं सुझाव दूंगा। वास्तव में मेरे पास एक रिपोर्ट है। मैंने विशेष रूप से त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर से एक रिपोर्ट की मांग की। यह वह जगह है जहां भाजपा को नगर परिषद जीतने का यकीन था। इसका कारण आरएसएस का समर्थन था। लेकिन ये एक ऐसी जगह भी है जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक की उपस्थिति काफी है। इस बात को समझते हुए हमारे साथियों ने वहां काम किया एक लंबे, आप जानते हैं, कार्यक्रम के साथ। और भाजपा और आरएसएस के सरप्राइज के लिए वे कोडुंगल्लूर को विन नहीं कर सके। उन्हें त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन से पहले कोडुंगल्लूर को विन करने की उम्मीद थी और हमने वह जीत लिया। और ये एक ऐसी जगह है जहां मुस्लिम वोट काफ़ी है, इसलिए मैंने उनसे विशेष रूप से अपना एलटीजी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। फिर मैं कोल्लम जिले से हूँ। कोट्टारक्करा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम स्ट्रीट नामक एक गली है, क्योंकि एसएफआई के ज़िला अध्यक्ष के तौर पर मेरे सहयोगी सुल्तान अहमद वहाँ रहते थे। तो मैं उन्हें पत्र भेजा करता था, सुल्तान अहमद, मुस्लिम स्ट्रीट, कोट्टारक्करा, मुस्लिम आबादी, सीपीएम वहाँ जीती। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ईसाई पथानामथिट्टा एक ऐसा जिला है जहाँ ईसाई आबादी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। हमने 5 साल पहले 5 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब पंचायत नगर पालिका इलेक्शन में भी हमारा प्रदर्शन बहुत खराब नहीं है। तो ये एक बेमेल है।
लेकिन एक या दो क्षेत्र होंगे, लेकिन कुल मिलाकर आप मुसलमानों और ईसाइयों के मामले में यूडीएफ से पीछे हैं। तो आप इससे कैसे निपट रहे हैं? अब देखिए, ये एक सवाल है बहुत ज़रूरी। हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ आप जानते हैं सोची समझी मनगढ़ंत बातें हैं जो उनके खिलाफ फैलाई जा रही हैं। आपको यह चौंकाने वाला लग सकता है अगर हम कहें कि कुछ जगहों पर गरीब पिछड़े लोगों, जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग भी शामिल हैं, उनसे कहा गया है कि यह SIR पिनाराई विजयन द्वारा लागू किया जा रहा है। हमारे पास फीडबैक है। दूसरी जगह यह कहा गया कि पिनाराई विजयन फलाने के साथ बहुत दोस्ताना है। ठीक है, फिर वे पूछते हैं कि फलाने X आप जानते हैं कि वह कौन है? कि हम नहीं जानते। ये एक ठोस आप जानते हैं फीडबैक हमें मिला है। तो ये हम समझ गए कि बहुत सारी आप जानते हैं मनगढ़ंत कहानियां समर्थन पर विन करने के लिए या CPM या मुख्यमंत्री को बुरी छवि में रखने के लिए प्रचारित की जा रही है। इसका हमें स्थानीय निकाय चुनावों के बाद एहसास हुआ, इसलिए हम उसका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को समझाकर, ये महसूस करते हुए कि हम कुछ चीज़ें देखते हैं लेकिन लोगों के वर्गों के बीच धारणा ये अलग है। तो धारणा के महत्व को स्थानीय निकाय इलेक्शन में इस झटके के साथ हमने महसूस किया है। CPM को एक काडर का पार्टी और बहुत मजबूत अनुशासन वाला माना जाता है और आम तौर पर ऐसा रहा भी है। इस बार आपके पास 4 या 5 कैन लोग हैं जो आपके पार्टी से हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, और बागी हैं जो UDF और दूसरों के समर्थन से निर्दलीय के रूप में खड़े हैं। क्या ये आपके काडर के लिहाज से एक चिंताजनक बात है? आप देखिए, CPM और वामपंथ आमतौर पर एक काडर पार्टी के रूप में काम करते हैं, यह सर्वविदित है। और ये एक पार्टी से दूसरे में जाना होता है, उत्तर भारत में आया राम गया राम। लेकिन जहां तक CPM और वामपंथ का सवाल है, ऐसा नहीं रहा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, हाल ही में ऐसे उदाहरण हैं जब अविश्वसनीय रूप से हमारे कुछ काडर, विशेष रूप से कुछ कॉमरेड जिनके साथ मैंने करीब से काम किया, आप देखिए वे वरिष्ठ हैं और यह सब 2, 3, 4 ऐसे लोग पाला बदल चुके हैं। लेकिन बात यह है कि उनमें से किसी ने भी CPIM या वामपंथ के साथ किसी राजनीतिक वैचारिक मतभेद के कारण पाला नहीं बदला। इलेक्शन के समय उन्होंने कुछ उम्मीद की थी, उन्हें वह नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ये हर कोई जान सकता था। इसीलिए हम समझते हैं कि हमारे कैडरों और साथियों की राजनीतिक वैचारिक अंतर्वस्तु में कहीं कहीं कुछ विचलन है, कुछ विपथन है। तो पार्टी को ध्यान देने की जरूरत है इस खास बात पर। हमारे पास ये सुधार कैंपेन है। सुधार कैंपेन को सख्ती से अपनाना होगा आने वाले दिनों में। इस घटना के कारण अन्य राजनीतिक दलों के संबंध में राजनीतिक पटल पर एक समग्र पतन है। हम उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सीमा है। इसका विरोध करने के हमारे प्रयास के बावजूद ये हमारे पार्टी में विभिन्न वर्गों तक रिस रहा है। देखिए, माफ कीजिए, आप कहिए। मैं बस यही कहने वाला था, क्या इससे उस तरीके को नुकसान होगा जिससे आपका कैडर बाहर निकलता है और वोट डलवाता है और इस तरह की चीज़ें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं? आप विधानसभा चुनावों में कभी भी 40% से नीचे नहीं आए हैं और इस बार आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको मिले क्या 44-1 विजयी पार्टी होने के लिए। जो हमारे कुछ आप जानते हैं नेताओं, जिला सचिव सदस्य, पूर्व राज्य समिति सदस्य और वह सबके साथ हुआ है, ये सब बिल्कुल अलग थलग मामले हैं। ऐसी सभी जगहों पर पार्टी समग्र रूप से वे पार्टी के साथ खड़े हैं और वे कहते हैं कि हमें बहुत खेद है कि इन लोगों के मामले में ऐसा अवसरवाद हुआ है। तो इससे CPIM या वामपंथी LDF के मतदान प्रतिशत पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, एक बात जो हर कोई CPM और वामपंथ के बारे में कहता है वह यह है कि भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन इस इलेक्शन में यह एक मुद्दा है क्योंकि सबरीमाला का सोना पीतल में बदल दिया गया है और CPM के 2 नेता सबरीमाला बोर्ड का हिस्सा हैं और उन पर सोना बदलने, लेने, चुराने में मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। आपने उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया है? आपने उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया या क्या? मैं नहीं जानता, कोई कारण ज़रूर होगा। मुझे लगता है कि हमें यह सुनने की ज़रूरत है कि आप इसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपकी छवि हमेशा से एक गैर भ्रष्ट की रही है। देखिए, यह अब केरल के लोगों के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने सदन में इस पर चर्चा करने की पेशकश की थी।
आपको पता है यूडीएफ ने क्या किया? उन्होंने बिना चर्चा किए बस वॉकआउट कर दिया। कोई चर्चा नहीं। विपिल, अगर उनके पास सीपीआईएम और सरकार की आलोचना करने या उन पर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत या तर्क होता तो वे हमें कटघरे में खड़ा कर सकते थे। वे पीछे हट गए, वे इससे बच निकले। तो ये बहुत स्पष्ट है। तो जबकि अनुशासनात्मक कार्रवाई, जब वे जेल के अंदर थे, जब उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जा सका, यह नैसर्गिक न्याय का हनन था। हम जानना चाहते थे कि क्या पार्टी के ये 2 लोग, 4 या 5 लोग कांग्रेस के हमदर्द और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये 2 लोग देवम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वहां होने के नाते सीपीएम के हैं। तो हम पता लगाना चाहते थे कि क्या यह केवल उनकी ओर से कर्तव्य की उपेक्षा है या अपराध में उनकी कहीं ज्यादा गहरी संलिप्तता थी। तो जिस तरह की कार्रवाई की जानी है, आप जानते हैं, जो उनके खिलाफ की जानी है वह असलियत पर आधारित होनी चाहिए। तो हम चार्जशीट दायर होने का इंतजार कर रहे हैं, जो नहीं किया जा रहा है। एक बार चार्जशीट दायर हो जाने के बाद ये पता चल जाएगा। अब हमने निर्देश दिया है कि उन्हें हर राजनीतिक गतिविधि से दूर रखा जाए और अब उन्हें लगभग निलंबित कर दिया जाना चाहिए। यही वर्तमान स्थिति है, क्योंकि उन्हें अवधि के कारण जमानत मिली है। सही। जिससे आप जानते हैं कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, तो वे बाहर हैं। उन्हें आप जानते हैं कारण बताओ नोटिस दिया गया है, वह प्रक्रिया चल रही है। एक जिला समिति का सदस्य था, अब वह जिला समिति का सदस्य नहीं है, तो कार्रवाई। तो ये सब करते हुए C.PM के प्राकृतिक न्याय के कुछ सिद्धांत हैं, हमने उसी का पालन किया है। लेकिन वे सबरीमाला में सोने की चोरी या जो भी हो उससे संबंध होने का आरोप सीपीआईएम या सरकार पर नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार ने प्रस्ताव दिया था। चलिए सदन में इस पर चर्चा करते हैं। उनके पास काफी समय होता, वह सब रिकॉर्ड में आ जाता। मीडिया को होना चाहिए था, वे बस सदन से बाहर चले गए। सीपीएम के लिए ये एकमात्र राज्य है जहां आप एक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये आपके लिए विन हेतु कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या ये आप जानते हैं पार्टी में पूरी तरह से गिरावट को दर्शाएगा? सच है, हमारा पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ गिरावट की प्रवृत्तियों से गुजर रहा है, जबकि केरल में अनुभव पूरी तरह से अलग है। आप देखिए, पिछली बार हम जितनी हमारे पास थी उससे 8 या 9 सीटें ज्यादा जीते। ऐसा नहीं है कि हम किसी तरह मुश्किल से जीते और ऑफिस में बने हुए हैं। मैं सत्ता नहीं कहता, मैं ऑफिस कहता हूं। देखा तो लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि अब क्या होगा। और वर्तमान राजनीतिक स्थिति में जब हम राजनीति पर चर्चा करते हैं तो किसी राज्य में सरकार में होना छवि के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी जिस तरह के कल्याणकारी उपायों और एक विकल्प विकसित करने के प्रयास की बात है, तो हम ईएमएस के समय से ही सफल रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने इस बात की नींव रखी है कि कैसे एक पूंजीवादी समाज में आपको एक विकल्प के लिए कैसे काम करना चाहिए। केरल राज्य में अत्यधिक गरीबी को खत्म कर दिया गया है। केरल एकमात्र राज्य है, नीति आयोग को इसे मानना पड़ा। और विभिन्न, मैं सूचकांकों में नहीं जाना चाहता, बाल मृत्यु दर, केरल का प्रदर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका से भी कहीं बेहतर है। ये यूएसए में 5.6 है, ये भारत में 5 है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में 5, केरल में 5। केरल में 5, हाँ। यूएसए में ये 5.6 है। आपने कहा भारत में 5, आपका मतलब था केरल में 5। नहीं, केरल में 5। हाँ, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं। उम्र हो जाने पर अब जानते हैं ये होता है। बात यह है कि जो अच्छे काम ये सरकार करती आ रही है, केरल के लोगों को उन्हें जारी रखवाना चाहिए। मुझे मिला, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे व्हाट्सएप में है। अब जर्मनी में काम करने वाले एक डॉक्टर हैं, वो कम्युनिस्ट नहीं है, वे आलुवा यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज से हैं। उन्होंने अपने पिता के बारे में एक किताब लिखी जो यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज के संस्थापकों में से एक थे, तो मुझे उस किताब का विमोचन करना पड़ा। वह वही है। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा, कृपया देखें कि आप केरल में जारी रखें। केरल में स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में कुछ आरोप और विवाद हैं। मुझे पता है कि केरल का स्वास्थ्य क्षेत्र अमेरिका से कहीं बेहतर है। वह एक बहुत ही वरिष्ठ, आप जानते हैं, डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो फिजिशियन हैं, जो मुझसे कह रहे थे। तो केरल में एलडीएफ का बने रहना
हमारे देश के भविष्य के लिए है, क्योंकि यह वैकल्पिक विकल्प विकसित होना चाहिए और इसे भारतीय लोगों की समझ के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पार्टी के लिए ये महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम अपने बी बैक फुट पर हैं, त्रिपुरा में यह हुआ है, तो सीपीएम के भविष्य के लिए और वामपंथ के भविष्य के लिए यह महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे लिए भारतीय प्रगतिशील लोकतांत्रिक आंदोलन के भविष्य के लिए केरल में एक बार फिर एलडीएफ की जीत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी सवाल, आप जानते हैं हम इस तरह के बहुत सारे चुनाव करते हैं। ये बात आपके जन्म से पहले हमने शुरू किया था, और मैं बस ये देख रहा हूँ, क्या आप सबरीमाला सोने के जाने के प्रभाव को कम आंक रहे हैं? क्योंकि उड़ीसा में याद कीजिए जगन्नाथ मंदिर के बारे में हुए सारे घोटाले और उसने सच में असर डाला और वे इलेक्शन हार गए। तो उस लिहाज से क्या आप इसे कम आंक रहे हैं? और इसके साथ ही एक बात यह है कि आपके मुख्यमंत्री अब 81 साल के हैं। क्या वे अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, या आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, या 81 ठीक है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कॉमरेड वीरेस अच्युतानंदन 82 साल की उम्र में केरल के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। अब उस दिन कॉमरेड पिनाराई से यह सवाल पूछा गया था कि क्या आप मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे। सही। पार्टी की समझ के आधार पर उन्होंने कहा, यह एक ऐसा सवाल है जिसे हम तब उठाएंगे जब हमें मेजॉरिटी मिल जाएगा और पार्टी मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। फिलहाल हमने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है। बस यही बात है। वह पोलित ब्यूरो के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, भले ही मैं महासचिव हूं। आप महासचिव हैं। मैं महासचिव हूं। तो आप फैसला करेंगे? मैं नहीं, हम सामूहिक रूप से फैसला करते हैं। हाँ, सामूहिक रूप से। हाँ, हम चर्चा करते हैं, और जब इलेक्शन में हमारी शानदार जीत के बाद वह सवाल उठेगा तो हम एक कॉल लेंगे। लेकिन वह पोलित ब्यूरो के एकमात्र सदस्य हैं जो यहाँ इलेक्शन के लिए खड़े हैं, तो क्या वह स्पष्ट रूप से एकमात्र विकल्प नहीं है? ये तो एक बहुत अच्छा अनुमान है जो आप लगा सकते हैं, और मैं इसे यहीं छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और अब ज्यादा भाग दौड़ मत करना। शुक्रिया। शुक्रिया। इसके लिए शुक्रिया।